बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। बजट की आमद है और बड़ी तवक्कुआत हैं, अवाम की भी बड़ी तवक्कुआत हैं, मुलाज़मीन की भी, और माशी सूरत हाल के दावे किए जा रहे हैं कि इस बजट के बाद जो है वो मईशत में काफ़ी बेहतरी आएगी। IMF की शर्तें हैं, शरायात हैं और उनका पूरा होना भी बड़ा ज़रूरी है, और IMF के साथ मिल के ये बजट बनाया जा रहा है ताकि कोई एतराज़ ना रहे बाद में कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा होना है, टैक्स कैसे जो है वो इकट्ठे होने हैं, और आवाम को रिलीफ सब्सिडी जो है वो कहाँ से कैसे देनी है। डिफेंस बजट भी जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं ये सारी सूरत यहाँ पर बात करने के लिए कि आवाम को रिलीफ कैसे मिल सकता है, बजट पे जो है वो तवक्कुआत क्या हैं अवाम की, और माशी माहरीन जो है वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं। इशफाक तौला साहब ने हमें जान किया है, आप टैक्स अमूर के माहिर हैं। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम शाहिद साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और हमें ज्वाइन किया अनवर काशिफ मुमताज़ साहब ने, आप माहिर माशियात हैं, उनसे बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया। इशफाक तौला साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ सर के बार बार ये बात आती है सामने कि फाइलर नॉन फाइलर की जो टर्म यूज़ होती है, क्या अब इस बजट के बाद आप क्या देख रहे हैं कि कहा जाता है कि टैक्स फाइलर के लिए ये मराहत हैं और नॉन फाइलर के लिए ये चीज़ें होंगी, तो क्यों ना इसको ख़त्म कर दिया जाए कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए कि कोई नॉन फाइलर है या फाइलर है सारा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो यही बात हुई थी जब नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट लाने में, इस गुनाह में मैं भी शरीक था। अच्छा। हमने इससे निकाला था कि जी कि वो नॉन फाइलर का डेटा आएगा, आप उनको नोटिस दे के ये आप कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, फाइलर। तो 26 बिलियन का जब टैक्स आया तो ये माउथ वाटरिंग हो गया बिहार के लोगों के लिए कि यार हमें मेहनत किए बगैर ये पैसा मिल रहा है तो छोड़ो। तो और इसके बाद बहुत से लोगों को नोटिस भी गए और आपको पता है कि फिर मामला तय हो गए और खत्म हो गया। अब धीरे धीरे इसमें काफी डेवलपमेंट हुई है और काफी किस्म के नॉन फाइलर के टैक्स बनाए। फिर एक दौर में बड़ी मस्खरापन उन्होंने किया कि ATL नॉन ATL कर दिया। तो मेरा ख्याल है वो ये चीजें चलती नहीं है। अब आपको कम से कम ये जरूर करना पड़ेगा कि जो नॉन फाइलर है या जो फाइल नहीं करता उसको फाइल करना चाहिए, उनको आप उन पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जो कि मैं समझ रहा हूँ ये आने वाली हैं। जैसे कि आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आपको एक सर्टेन प्लॉट से ऊपर आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, इस किस्म की कदगनें लगेंगी। और अगर लगेंगी तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि भाई ठीक है, अगर आपके पास पैसा है आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी ये पैसा आपके पास है, तो क्यों ना आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। चाहे आप ये बता देंगे आपको विरसे में मिला है और आप फर्ज करें अगर आपको ये टैक्स नहीं देना तो आप जीरो दिखा दें, और आप ये दिखा दें मेरे पास वेल्थ में इतने पैसे थे। वैसे भी आपको मैं एक बात बताता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये शराइत लाजिम है कि जी एक सर्टेन स्टेज से ऊपर आपके पास अगर वेल्थ है, आपके पास एक गाड़ी है 1000 सीसी की, तो ये सब चीजों पे आपको टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है, ठीक है। तो अमलदारी नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर अब आप खत्म करें। मकसद कुछ नेक था बट वो मकसद फौत हो गया। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना सर कि अब इस जो आपके FBR के लोग हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है, और टैक्स जो है वो फाइलर के चक्कर में स्पेशली जो ताजर है वो कहते हैं जी कि हमें FBR वाले लोग खुद तंग करते हैं कि आप अगर फाइलर बनेंगे तो ये हो जाएगा, फाइलर नहीं बनेंगे तो आपको ये फ़ायदा है। जरा वहाँ भी चेक होना चाहिए ना। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैंने वाई शायद सिविलियन हूँ जो कि यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और कोई जिसमें मेरा कोई पार्लियामेंट से भी ताल्लुक नहीं था, जो मैं FBR के ऑफिस में मैं 8 या 9 महीने जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठा हूँ। जी जी। तो मुझे एक चीज़ का अंदाजा है इनका। बेसिकली बहुत क्लियर बात है कि आपका 95% जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 3% टैक्स पेयर पे कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो उनसे वो एडवांसेस ले लेके वो अपना बजट पूरा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो 97% टैक्स है उनका ट्रू टैक्सेशन नहीं होता, और वो फिर बाकी आपको पता है कि किस तरीके से मामला चलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में या बाकी जो दूसरी जगहों पे, स्पेशली FBR। फिर वो रिश्वतों का बाजार गर्म होता है और वो ट्रू टैक्सेशन हो या हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं आती। तो इसलिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप
फाइलर की हैसियत से करें, और उसमें भी हमने एक पूरा स्कीम बना के दी थी कि टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का कोई फेस टू फेस राब्ता ही ना हो। आप जब रिटर्न फाइल करें तो ये फेसलेस एक ट्रांजैक्शन आईटी के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये आपका रिटर्न असेस हो जाए। हाँ। और रैंडमली आपका नाम लिए बगैर या आपके नाम को और आपकी प्रॉपर्टीज को, आपके बैंक को मास्क करके एक रैंडम ऑफिसर उसको चेक कर ले कि हाँ जो एआई ने चेक किया वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो कम नजर आ रहा है तो आ जाए। ये सारी स्कीमें बनी हुई है। मेरी लेकिन अमल दरामद कौन करेगा सर? अमल दरामद कौन करेगा अनवर साहब? अमल दरामद भी हो सकता है, मगर अगर ये मेरा ख्याल है जो ऊपर अरबाब इख्तियार में बैठे हैं उनको ये पता हो कि कैसे अमल दरामद कराना है, दे हमें चैलेंज, वो करवा सकते हैं अगर वो करवाना चाहें तो। अनवर काशी साहब, तो आप दे मुझे, मैं करवा दूं। मैं आगे बढ़ता हूँ सर। अनवर साहब, ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि फाइलर नॉन फाइलर का जो मामला है वो ख़त्म होना चाहिए। अब देखें, बजट में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है सर, कि आप रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो आगे बात बढ़ेगी। तो इस रेवेन्यू कलेक्शन में जो है हुकूमत क्या कर सकती है और किस तरह ये इसको बढ़ा सकते हैं कि ताकि हुकूमती अखराजात जो है, जो बाकी हैं अखराजात, वो पूरे हो सकें सर? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखिए, मसला ये है कि जो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्सेप्ट था ही गलत, इसलिए कि जिसने टैक्सेबल इनकम है उसको रिटर्न फाइल करना है, ये होना चाहिए था। और जैसे अभी कहा गया कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में था, तो उसके बावजूद भी ला के एक बिला वजह का एक पूरी स्कीम ऐसी बना दी गई जिसका लोगों ने फायदा उठाया। अब बात यहाँ पे ये है कि मैं अगर आपको एक रेफरेंस दूं कि पूरी दुनिया में जितना एफबीआर मशहूर है, इतना दुनिया में कोई रेवेन्यू अथॉरिटी मशहूर नहीं है। अच्छा। असल में इशू ये हो गया है कि पॉलिसी मेकर्स ने सारा बटन एफबीआर पे डाल दिया है। एफबीआर इज अ रेगुलेटर। अब पॉलिसी कौन बनाएगा? आज आईएमएफ पॉलिसी बना रहा है पाकिस्तान की, आज बजट आईएमएफ बना रहा है। पॉलिसी मेकर्स कहाँ हैं? आपके अरबाब इख्तियार कहाँ हैं कि बजट क्यों नहीं बना रहे वो? इसलिए कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो बजट बनाने में नहीं, वो टैक्स छुपाने में, टैक्स चोरी करने में और टैक्स बचाने में लोगों का मदद करते हैं। तो असल में वो तो पॉलिसी बना ही नहीं सकते, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। इस मुल्क में 2000 में सर्वे हुआ मुशर्रफ के दौर में, वो सर्वे इस्तेमाल नहीं किया गया। आज भी डिजिटलाइजेशन को लोग अगेंस्ट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये इस बात करते हैं वो अहमकों की जन्नत पे रहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड सिर्फ डिजिटलाइजेशन है। अगर डिजिटलाइजेशन होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जहां तक बजट की बात है, आप टैक्स फाइलर्स को इंसेंटिव नहीं देते, आप टैक्स फाइलर्स के साथ जो है ना जाती करते हैं, कंप्लायंस की जाती करते हैं, टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। पिछले साल जो बजट में आपने सैलरीड पर्सन को 50% टैक्स के ब्रैकेट में ले गए आप। अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है, 50 रुपए टैक्स पे दें, फिर बच्चों की एजुकेशन भी दें। अब सवाल ये है कि जब वो लोग पैसा कमाते हैं, अब खर्च करने की बारी आती है तो दो तरीके हैं, या प्राइवेट सेक्टर खुद खर्च करे लोग, या जो है वो हुकूमत को वो टैक्स देते हैं और फिर हुकूमत अपना निज़ाम चलाती है। अब इसमें कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत के ज़रूरी उमूर होते हैं, जैसे डिफेंस होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशल सिस्टम होता है, जिसके लिए हर सूरत आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही एक्सपेंडिचर करने हैं। लेकिन उसके अलावा जो ज़रूरी उमूर के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बेसिकली लोगों के टैक्स का पैसा ज़ाया होता है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जनरेट किया हुआ पैसा कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड करना है और कितना प्राइवेट सेक्टर ने खुद करना है। और आपने एफिशिएंसी देखनी है कि किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर मैं पैसा कमाता हूं और मैं खुद से अपने एक्सपेंडिचर करता हूं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर मेरा और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले, लेकिन अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के रेवेन्यू को देखते रहें और उसके बदले में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी डिस्करेज होती है इसको नहीं देखते, आप इस साल को ही ले लें कि हम टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नेगेटिव ग्रोथ है और ये तकरीबन पिछले 36 महीने से नेगेटिव जा रही है। तो हमें अपना फोकस दोनों तरफ रखना है, जितना गवर्नमेंट के रेवेन्यूज की तरफ देखना है उतना हमें ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कहीं उस टैक्सेशन से नहीं डिस्करेज हो रही। तो एट द एंड हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम अंधाधुंध सिर्फ टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के तरीके सोचते रहेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं सोचेंगे तो अल्टीमेटली फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कहां से इंप्रूव होगा। फिर लोग जो है वो महंगाई के हाथों कहते हैं परेशान हैं। जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एक्चुअल महंगाई तब असर करती है।
जब अब लोगों के पास रोजगार है, बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर है, तो फिर एज सच रेवेन्यू प्रॉब्लम कम रह जाती है। और फिर एक और भी बात याद रखें कि रेवेन्यू एक तो जो नई टैक्स देता उसको तो किसी तरीके से भी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विटी के खिलाफ है कि जो बंदा टैक्स देता नहीं आप उससे टैक्स ना लें, वो तो जरूर लें। लेकिन जो आपने खुद भी कही कि सैलरीड क्लास बर्डन में है, आप एक खास लेवल से जब टैक्स बढ़ाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी रेवेन्यू तो जनरेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्लास पिसती है, सोशल वेलफेयर इफेक्ट होती है। और फिर सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में टैक्स किस चीज के ऊपर आता है? टैक्स खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी के अगेंस्ट कलेक्ट होता है, खुद से तो नहीं होता। अब वेल्थ है या उस पे टैक्स होता है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप डिस्करेज करते जाएं तो अल्टीमेटली आप रेवेन्यू के जितने भी एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं ना कि करप्शन खत्म करके ये सारी चीजें जरूर करें, लेकिन एट द एंड आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा क्योंकि बेस आपकी रेवेन्यू की इकोनॉमिक जो है उसकी बढ़ोतरी से, कारोबार की बढ़ोतरी टैक्स जो है वो अपना लगाएंगे रेवेन्यू एजेंटों का। या फिर एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इशफाक तौला साहब, आपने निशानदेही की थी कि FPR और जो टैक्स जिंदगान हैं उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है, और बात हो रही थी कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसीज नहीं बनाना चाहते या उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। FPR बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में, इतनी अथॉरिटी है हमारी, लेकिन ये सारे गैप्स जो है इसको फिल करने के लिए क्या 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 होना चाहिए कि आपको एतमाद हो एक टैक्स पेयर को कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो ठीक लग रहा है, और दूसरा जितना मेरा टैक्स बनता है उतना ही मैं टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, आप 3 या 4 डिफरेंट सवाल एक साथ समो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं। जी करें। सबसे पहली बात है, आपको टैक्स रिफॉर्म्स की जो जरूरत थी, एक रिपोर्ट बनी हुई है RRMC की जो मैंने ही बनाई है और सबमिट भी होती है, वो इंटरिम रिपोर्ट है, फाइनल नहीं। उसमें जब रिफॉर्म्स हम करते हैं ना सिस्टम को, उसमें 4 चीजें होती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी की बात करें। हॉरिजॉन्टल इक्विटी कब आएगी? जब आप नए एवेन्यूज के साथ आप नए रेवेन्यू मेजर्स लेंगे लोगों से जिनसे आप नहीं ले रहे, और आप इक्विटी क्रिएट करेंगे। दूसरा आपका होता है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे, ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी। थर्ड आपका है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, कि क्या एक दुकानदार जिसके रिटर्न में मैं उससे 50,000 रुपये टैक्स लेना चाह रहा हूँ, क्या वो इतनी मोटी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ के या सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ के मुझसे बात करेगा कि नहीं। चौथा ये होता है वेक्टर कि आप देखते हैं कि रेस्टलाइज है कि नहीं अथॉरिटी, क्या आई एम इन अ ड्रैकोनियन लॉ और आई एम इन अ सिविलियन लॉ। ये 4 चीजें अलग अलग है, उसको हमने उन 4 फूलों को मिला के गुलदस्ता बना के पेश कर दिया है। इसके बाद एक गलती से एक कोई फॉरेन कंसल्टेंट आ गए, अब वो देखने लगे, फिर एक यहाँ पर वर्ल्ड बैंक वाले आ गए, वो देखने लगे, फिर यहाँ पर कोई एक और कंपनी ने काम शुरू कर दिया, तो वो फिर अब ये खिचड़ी पक गई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक रिपोर्ट बनी हुई है, जामे रिपोर्ट है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद आप उसको लेके चलें, उसके नताइज अखज़ करें उसके साथ और उसके फिर देखें। अब आप आ जाइए पैसा कहाँ से आता है और कहाँ लगता है। जी देखिए, IMF का बजट बनाना कोई नई बात नहीं है और कोई आज की बात नहीं है। IMF अब क्यों ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपको पता है? 2016 में आपने IMF को खैराबाद कह दिया था, और IMF की जो प्रेसिडेंट थी क्रिस्टिना लागार्ड, उन्होंने कह दिया था कि अब पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। उस वक्त आप 24वीं बड़ी मईशत थे दुनिया की, और आप यू आर सपोज टू बी पार्ट ऑफ 2030 में आप G20 के पार्ट बन जाते। ठीक है जी, आउट नंबरिंग द इकोनॉमी ऑफ इटली एंड कनाडा। ये आपकी प्रोडिक्शन है, मेरी नहीं है, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स की है। अगर आपको चाहिए तो वो रिपोर्ट भी मैं आपको दे दूं। ठीक है, आप क्यों नहीं आ सके कि आपने ये इकोनॉमी को डाउनस्लाइड किया? आपने एक नए वेक्टर से 2018 में जब आप आए तो आपने IMF को दोबारा दावत दे दी। अब जब दोबारा दावत दी बिकॉज से आपने इंपोर्ट लेड ग्रोथ करने की कोशिश की 2017 के बाद, इलेक्शन ईयर आ गया था, उस वजह से आप फिर पिटे। फिर इसके बाद जब आप आए तो आप शशोपंज में थे कि मैं IMF के पास जाऊं कि ना जाऊं। 1 साल आपने उसमें गुजारा, फिर 1 साल बाद आपने एक गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंस टीम को फारिग किया और एक नई इंपोर्टेड टीम ले आए पैराशूट से। वो पैराशूटर्स जो थे उनको कोई लाभ नहीं है, वो ब्रीफकेस लेके आते हैं, संदूक से लेके चले जाते हैं।
तो जब वो आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, IMF को कहा, ये मैं आपको मिनोवन बात बता रहा हूँ कि कैन यू ट्रस्ट देम, यानी मीनिंग दैट कि कैन यू ट्रस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तानी लीड फाइनेंशियल मैनेजर इज सेइंग टू द IMF दैट कैन वी ट्रस्ट पाकिस्तान और नॉट। तो फिर जाहिर बात है नोबडी विल ट्रस्ट। फिर आपने IMF को खैराबाद किया इन बिटवीन, आप फिर अपने एक प्लान की तरफ गए, इंडिजिनस प्लान की तरफ, फिर आपने इंपोर्ट नेट ग्रोथ शुरू की, फिर आपने आके IMF के दरवाजा खटखटाया और फिर आपने IMF से बात की, आप मिनी बजट लाए। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ दिसंबर 21 की। 22 की फरवरी में, जनवरी में आपने इम्प्लीमेंट किया और 22 की फरवरी में आपने इसको सारा ग्राउंड जीरो पे ले आए। उसके बाद से IMF का ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो गया। वो कहते यार हम इनका बजट जब तक खुद थ्रेडबेयर नहीं देखेंगे हम नहीं करेंगे। उनको भी मैं निकाल देता हूँ, चलो वो भी चला गया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि IMF इसलिए देख रहा होता है, वो कहता है भाई मैं, आप मुझसे कर्जा ले रहे हो, मेरे बात है, वो वापस कैसे करोगे? मेरे सर्टिफिकेट पे आपको वर्ल्ड बैंक आपसे, IFC इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, हर कोई बात कर रहा है। आपके दोस्त मुल्क कहते हैं कि यार आप IMF से अपनी हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। तो मुझे एक बात बताएं कि उनका तो हक है, उनका फर्ज बनता है कि वो एक चीज थ्रेडबेयर देखें। दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला है, IMF के जब प्रोग्राम में आप होते हैं तो उनकी एक रेसिपी है, वो ये कहते हैं कि आप ग्रोथ को स्लो करो, इन्फ्लेशन बढ़ता है आपका, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आपका, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है, फिर आपकी ग्रोथ सप्रेस होती है। तो उनकी रेसिपी बड़ी अजीब सी है। अभी भी ये जो बजट बन रहा है, इसमें मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वेलफेयर बजट बना सकते हैं अगर आप IMF के प्रोग्राम में ना हो। वो कैसे बनेगा कि आपका इस वक्त जो इन्फ्लेशन है ना वो 4% पॉजिटिव, 6% पॉजिटिव, आपकी जो CPI आपका जो है और जो आपका बेंचमार्क है फॉर IMF और जो आपका पॉलिसी रेट है उसमें 6% का फर्क है। आप अगर 3% कम कर दें वो रेट तो आप 1.5 ट्रिलियन बचा सकते हैं। ठीक है, आपके एक्सपेंडिचर कम होंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा। बट उन्होंने एक नई चीज लगाई है, उन्होंने बोला नहीं जी हम तो आपसे प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे, इंटरेस्ट को हटा दो। तो सर आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये चीजें नहीं करते। अब आ जाए FBR के ऊपर। FBR को मैंने आपको बता दिया ये कुछ नहीं कर सकते। लास्ट नॉट द लीस्ट साहब ने मुझे कहा कि जी अवाम ये कहती है कि हम पे खर्च नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बात की, मगर एक चीज को आप भूल रहे हैं। आपके पास अब 2 इशूज हैं। एक इशू तो ये है कि आप ये कह रहे हैं, जो मैं भी कहता हूँ कि जी के फेडरेशन के पास तो पैसे ही नहीं है। फेडरेशन और IMF का टारगेट जब पूरा होता है वो उस वक्त होता है जब सूबों का सरप्लस आपके बजट में हो। जी ऐसे ही है। सरप्लस जब आप NFC से इनको देते हैं तो उस वक्त आता है जब वो अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं, क्योंकि फेडरेशन का एक्सपेंस कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डेट सर्विसिंग भी करनी है, उसको डिफेंस भी चलाना है, उसको कार्य सरकार भी चलानी है और उसको जुडिशरी जैसे भाई। लेकिन सर अपना इसमें अनवर साहब जी इसमें अगर इनको सरप्लस देना है, अब डिफेंस के अलावा आपकी जो सिक्योरिटी है, हेल्थ है और एजुकेशन की आपने डिवॉल्व की, और यही चीज लोगों को चाहिए कि हमें अच्छी सिक्योरिटी मिल जाए, हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज मिले और एजुकेशन। okay, सारी बात में सर ये जो हम सारी डिबेट कर रहे हैं ना सर, इसमें अनवर साहब जैसे एक नारा लगता है ना कि अवामी बजट जो है वो पेश किया गया है, अवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया है, तो आप कोई तवक्को कर रहे हैं कि कोई ऐसा बजट पेश होगा कि जिससे वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई खाम ख्याली रखनी नहीं चाहिए, इसलिए कि जैसे अभी जिक्र किया अशफाकुल्ला साहब ने कि 2016 में आप 24वीं इकोनॉमी थे, उस वक्त भी आम पाकिस्तानी परेशान था, उस वक्त भी आम पाकिस्तानी पिसा हुआ था, क्योंकि टैक्स की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, टैक्स फाइलर उस वक्त भी नहीं बढ़े थे। ये बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का टैक्स का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको रोडों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, आपको शादियां लाखों करोड़ों रुपए में होती हुई नजर आ रही हैं, आपको लोगों जहाज की फ्लाइट्स बुक हैं, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आ रही है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो एक्सचेकर में नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा कि टैक्स आना चाहिए और टैक्स लगना चाहिए। अब आज देखें इस मुल्क में 250 मिलियन की आबादी में आपके 5 मिलियन के टैक्स फाइलर्स हैं, तो ये हमारे लिए मजाक नहीं है, ये मतलब ये बिल्कुल मजाक है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी बात हुई कि फेडरेशन के पास टैक्स होना चाहिए, 18वीं तरमीम किसने बनाई? जो मौजूदा हुकूमत है या उनके जो हलीफ है उन्होंने बनाई। 18वीं तरमीम में आपको ये नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे,
प्रोविंस, अगर आपको इतनी बड़ी 18 अमेंडमेंट बनाने के बाद ये पता नहीं था कि प्रोविंस को आप पावरफुल कर रहे हैं और फेडरेशन के पास कुछ नहीं रह जाएगा, तो यही मैं कह रहा हूं कि आपकी पॉलिसी मेकर्स को विजडम ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या पॉलिसी करना। उनको हमेशा से डोनर एजेंसीज जो हैं उनको बताएं कि हम आपको ये करना चाहिए। Having said that, आप पाकिस्तान में इस वक्त जो है टैक्स फाइलर जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, ये इकोनॉमी जो है 16 में सही होगी, 17 में फिर IMF के पास चली जाएगी, 18 में सही होगी, 19-20 में फिर ये कभी भी इस तरह आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। आप जितनी बातें कर लें, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, कभी भी आपने फ्लरिश नहीं किया, बिकॉज आपने इकोनॉमिक जोन बनाया, एग्जेम्पशन तक सारी इकोनॉमी जितनी कंपनीज हैं वो प्रॉफिट दे रही होती हैं, और उसके बाद वो कंपनी जैसे एग्जेम्पशन खत्म होती है वो लॉस पे चली जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि भाई आपने आज अगले साल तक तो पिछले साल तक तो आप प्रॉफिट कमा रहे थे, आज क्या लॉस हो गया? क्योंकि उन्होंने बेनिफिट उठाया एग्जेम्पशन का, निकल गए। उनके जानने वाले, उनके जो लोग हैं वो असेंबलियों में बैठे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बिल्कुल रेउन कर गया है। इस निज़ाम को किसी भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंटेशन के जरिए चलेगा, वरना पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से आप कोई उम्मीद नहीं रखें और ये साइकिल कभी कंप्लीट नहीं होगा। आम आदमी उसी तरह उसके लिए तकलीफ दे होगी, उसके लिए ज़िंदगी मतलब अपने बच्चों को पालना, अपने बच्चों को तालीम दिलाना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाएगा। देखें डॉक्टर वसीम साहब, वो उनकी बात ठीक है अनवर साहब की कि करोड़ों रुपए शादियों में खर्च हो रहे हैं, गाड़ियाँ नई से नई जो है वो चल रही हैं, आप जहाँ भी जाएँ बड़ा रश होता है और बड़ी, लेकिन अवाम जो है, अवाम जिसे हम प्योर अवाम कहते हैं, अवाम वो जिसे कोई निचला तबका जो है, एक आम मिडल मैन जो है, एक सफ़ेद पोश तबका जो है, उसके मसाइल कम नहीं हो रहे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि असल इशू यहीं पे आता है कि हम इकानमी के इंडिकेटर्स क्या लेते हैं। आपका पैसा बहुत सारे तरह से आता है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई टॉप 10% जो क्लास है, अगर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और उसकी वजह से आपको रोड्स पे, शादियों पे या इस तरह नहीं आता, एक वो खर्चा नज़र आता है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे लोग पाकिस्तानी बायर हैं, इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आई हैं। वो सारी रेमिटेंसेज का मतलब ये है कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं हुई जिसके अगेंस्ट वो पैसा कमाया गया है, वो तो बाहर हुई है, लेकिन वो खर्च पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में आ गया है, तो आपको खर्च होता नजर आएगा। तो इशू ये है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्या चीज़ देखते हैं। अगर आपने वेलफेयर देखनी है तो क्या आप मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर के लोगों को देखेंगे या निचले तबके को भी देखेंगे। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा एक चीज़ को भूलते हैं, वो ये कि आपकी कोई ना कोई फंडामेंटल कोई सेक्टर होना चाहिए जो आपको लीड करे। ठीक है, हम हमेशा ये देखते हैं कि इस बजट के अंदर इतने टैक्स बन गए, रेवेन्यू का टारगेट रख दिया, इतने हमने एक्सपेंडिचर कमिट कर लिए, ये हमारा डेफिसिट है, ये डेफिसिट हमने फलां जगह से पूरा करना है, और यही हमने IMF के साथ अपनी चीज़ें टारगेट्स तय कर लिए। सवाल ये है कि हम ये कब सोचेंगे कि हमने कौन सा सेक्टर पकड़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जहाँ से हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप कोई चीज़ उठा के देख लें, इस वक्त देखें कि हमारा एग्रीकल्चर का इस साल का जो ग्रोथ है वो 0.56% आया है, और हमारी 37% पॉपुलेशन आज भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। अब मसाइल क्या हैं, कहते हैं कि जी क्लाइमेट जो है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं था। तो सवाल ये है कि इसका मतलब है जब बारिशें हो जाएंगी तो आपके फसल हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी, जब बारिशें नहीं होंगी मसाइल हो जाएंगे, कभी बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो मसाइल। तो भाई क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्टेबिलिटी किसने जनरेट करनी है? ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम बात करेंगे कि बजट होना कैसा चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मसाइल पे हमने बात की कि रेवेन्यू कैसे आएगा, खर्च कैसे होगा और सारी चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बजट कैसा होना चाहिए। इशफाक साहब, बजट सर कैसा होना चाहिए कि पता चले कोई बजट आया है? जैसा बजट तो हर हफ्ते 15 दिन महीने आता रहता है। अच्छा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, उसमें टैक्स आ गया, बजट आ गया। 2 महीने के बाद पॉलिसी रेट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन आगे पीछे हो गया, बजट आ गया। रोज डीवैल्यू हो रहा है करेंसी, बजट आ गया। ठीक है ना। एक्चुअली देखें वो बजट के कोई टारगेट ही नहीं है जिस बजट की हम बात कर रहे हैं। और बजट में सबसे बड़ा जो हमारा मसला इस वक्त है वो
जो हम भले शादियाने बजा लेंगे जी इन्फ्लेशन कम हो गया, ये हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन की वजह से सब कुछ हुआ था। और आज भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बजट के अंदर जो सबसे बड़ी जो आपका गैप था वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ऊपर इसलिए आता है कि आपका डेट सर्विसिंग बहुत ज्यादा है। आपको ये भी पता है आपकी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स का जो हाल है, यू नीड टू जैक अप योर डिफेंस। हमने जो एस्टिमेट निकाला है अपना 2800 बिलियन का कम से कम होना चाहिए आपका। तो अब आई डोंट नो कि इस बजट में ये क्या देख रहे हैं, बिकॉज के IMF ये इंफॉर्मेशन लगा रहा है कि आप ठीक है तो मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखें, तो उसका मतलब है डेट सर्विसिंग तो कम नहीं हो सकती, 8700 के करीब आएगी जो हमारा अंदाजा। ऑन दी कॉन्ट्ररी बजट जो ये समझ रहे हैं 2400 आएगा, हमारे हिसाब से 2800 का कम से कम डिफेंस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अच्छा। और जो टारगेट है, जैसे आपने देखा अभी भी 1 ट्रिलियन से पीछे है, तो 1 ट्रिलियन अगर आप पीछे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि 14,500 फिर करना नामुमकिन है। तो मेरा जो हम्बल व्यू है वो ये है कि बजट में सिर्फ ये फिगर्स होंगे और कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बाद में आएंगी। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की कि जी $1835 आपकी है। डॉक्टर साहब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप कि ये अगर मैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी 400 बिलियन को क्रॉस कर गई है, ठीक है जी, और हम 42nd इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड PPP पे आ गए, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डिवैल्यूएशन गैर जरूरी थी। वी आर द ओनली फर्म इन पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये दी है कि मैं करेंसी की एक्चुअल वैल्यूएशन आपको दे सकता हूँ। आज भी 240 रुपए से ऊपर नहीं है वो। हमने आर्टिफिशियली IMF के कहने पे 50 रुपए ऊपर रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, 40 रुपए सॉरी, और उसकी वजह से 8% इन्फ्लेशन मेरा इसमें एम्बेड हुआ है, और 10 रुपए में 2% इन्फ्लेशन है। आप अपने दुश्मन खुद हो गए IMF के एग्रीमेंट में। एक स्टेज पे जब हम मिनिस्ट्री में थे, हमने सोच लिया था कि IMF से हम निकल जाएंगे, और उसके लिए प्लान भी एक मेजर ले लिए थे, ठीक है, हिम्मत नहीं थी जी। आज अगर ये मैं 40 रुपए डॉलर के हिसाब से बढ़ा दूं तो इसके कंसिक्वेंटल इम्पैक्ट आपके डेट सर्विसिंग पे भी पॉजिटिव आएंगे, आपके GDP का साइज भी बढ़ जाएगा, और आज आपकी अपना पर कैपिटा इनकम, नंबर गेम जो है उससे निकलना होगा। फिर ये सारी गोरख धंधा है, बट नंबर गेम से निकलने का मतलब ये नहीं है आप डेट सर्विसिंग कम करें और वेलफेयर बजट लाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू कम से कम अनदर 500 बिलियन रुपीज और डालें। 1% पॉइंट आ गया, इशफाक साहब पॉइंट आ गया। अनवर साहब, बजट कैसा होना चाहिए सर? सवाल ये है अब देखिए, बजट जो होना चाहिए वो जाहिर सी बात है लिमिटेशंस हैं कुछ जगहों पे, लेकिन सैलरी इंडिविजुअल को उनको रिलीफ जरूर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, नॉन फाइलर्स या अनरजिस्टर्ड के साथ काम नहीं कर सके कोई बिजनेस इंटरप्राइजेस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये कि आपको जो नॉन फाइलर्स हैं उनको किसी तरह भी टैप करना है। देखें, आपके पास डेटा मौजूद है, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, अब उसको काम करने के लिए आपको करना है। दूसरी चीज़, विदहोल्डिंग जो टैक्स होता है उसके रेट को आपको कम करना चाहिए। और आखिरी चीज़, सेल टैक्स के जो 18% है उसको आपको सिंगल डिजिट में लेके आना चाहिए। उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए। अब एग्रीकल्चर टैक्स आ गया है, आपको सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करें, लेकिन आप जो कंजम्पशन टैक्स है उसको सिंगल डिजिट में लेके आए, इसलिए कि आम पाकिस्तानी बहुत परेशान है महंगाई से, उसको इन्फ्लेशन से बहुत बड़ा हिट हुआ है, और ये 18% जब उसको लग के मिलता है और वो जो है उसकी वजह से जो है उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो उनको लोगों को इंसेंटिवाइज करनी चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लेके आना चाहिए। अब IT इंडस्ट्रीज की बात हुई, IT इंडस्ट्री बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी आपको डिसीव करके चला जाए। पास में ये होता रहा है, आपने इंडस्ट्रीज फोकस किए हैं, आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाए, लेकिन वो इंडस्ट्रियल जोन जो है अपना जो पैसा है निकाल के लेके चले गए और आप कुछ भी नहीं कर सके। तो इसी तरह IT भी बड़ी वनरेबल वो है, आपको उसको हार्नेस करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का या एक्सचेकर का एक पैसा किसी कोई जो है ना वो लेके नहीं जा सकता। उसके लिए आपको बड़ा अलर्ट होना चाहिए, आपको काम करना, मैपिंग का काम करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में रेट ऑफ टैक्स कम करना चाहिए। जो है उनको बहुत ज्यादा पूछता हूं सर के बजट आपकी तो क्या है, कैसा चाहते हैं बजट?
देखिए, मैं तो बड़े क्लियरली 3 पॉइंट्स कहूँगा कि अगर ये आप फंडामेंटल चेंजेस कर लें तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। पहली, रेवेन्यू साइड पे अशफाक तौला साहब बैठे हैं, ये रेवेन्यू के एक्सपर्ट हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन टैक्स की चेंज करने लगा हूँ इस बजट के लिए। मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, देखिए, टैक्स रेवेन्यू जब हम कलेक्ट करते हैं तो रेवेन्यू टैक्सेशन का एक एस्पेक्ट है कि आपको रेवेन्यू चाहिए क्योंकि आपने गवर्नमेंट का सिस्टम चलाना है, लेकिन टैक्सेशन का कुल ऑब्जेक्टिव सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप सिर्फ रेवेन्यू को ही अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो समटाइम्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी इकोनॉमी में आपके लिए बेनिफिशियल है उसको आप डिस्करेज कर रहे होते हैं, और जो हार्मफुल है उसे भी उसी रेट पे आप टैक्स कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन के जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखना। नंबर 2, एक इंतहाई ज़रूरी बात जो हम हर साल भूलते हैं, हम दावा करते हैं कि अब हम परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या है कि हर इदारे को जब डिमांड फॉर ग्रांट उनकी तरफ से आती है, हर लाइन मिनिस्ट्री की तरफ से, तो जब उसको पैसे दिए जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि उसके अगेंस्ट उनके टारगेट्स होते हैं। हाँ। सवाल यह है कि आपने पैसे दे दिए, अगले साल कौन पूछता है कि वो टारगेट्स अचीव भी हुए हैं या नहीं? ऐसे ही है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज का ये काम है, उन्हें इफेक्टिव बनाना होगा। वो इदारों को बुलाएं और उनसे पूछें कि भाई आपने पिछले साल ये पैसे मांगे थे तो किया क्या है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट सजेशन है वो ये है कि हम हमेशा IMF का रोना रोते हैं, IMF के हम प्रोग्राम में हैं, उनके साथ जो मैक्रो टारगेट्स हमने सेट करने हैं वो हमने करने, या हम प्रोग्राम में नहीं रहेंगे या आप रहना तो करें। सवाल ये है कि उस प्रोग्राम में रहते हुए क्या हम ये नहीं सोच सकते कि वो एवेन्यूज तलाश करें जो IMF के साथ क्लैश करेगा तो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट करेगा, हमारा जो तौला साहब ने कहा कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस करेगा, और वो सारी चीजें उनकी अपनी जगह बिल्कुल बजा है। लेकिन साइड बाय साइड हम ऐसी भी चीजें देख सकते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स के जरिए, जैसे उन्होंने टैक्स के रिफॉर्म्स की बात की, इसी तरह इकोनॉमी के अंदर भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं जो आपकी IMF के बहुत सारे टारगेट्स को वायलेट किए बगैर, उसको मिस किए बगैर भी आप कुछ ना कुछ तो ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं, और कुछ वेलफेयर का जो इम्पैक्ट है वो निचली तबके तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम जब अपनी सक्सेस को ही IMF के टारगेट्स को अचीव करना समझ लें, ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। इस पैनल डिबेट में आपको हमने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि बजट होना कैसा चाहिए और रेवेन्यू टारगेट जो है वो कैसे होना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।